वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले शाहजाद फारूकी साहब ये समझते हैं कि ईरान को फेस सेविंग देनी चाहिए यूएस को, लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा, ये जो ईरान ने 4 माह तकरीबन यानी चौथे मंथ में एंटर हो रही है, अब ये जंग जो कुछ उसने कमाया है वो सिर्फ लबनान की खातर उसे गवा देगा? पहला ही पर्सपेक्टिव जो है इस बात का। दूसरा ये है कि वो जो बेसिक क्वेश्चन था वो यही था कि ईरान क्यों रास्ता दे निकलने का अमेरिका का। और तीसरी बात इसके साथ ज़रूर अटैच कीजिएगा कि नेटो का रोल, यूरोपीय यूनियन का जो रोल है, यूरोप का जो किरदार है, वो किस हद तक अहम रहा ये जो मामला है। और यूएस को इस शिकस्त जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हद तक अगर नेटो साथ होता तो क्या हालात मुख्तलिफ होते या ऐसे ही हालात होते? देखिए, ईरान ने बहुत दफा मफाहमत की है। पिछले 79 की हम बात कर रहे हैं तो कितनी दहाइयां बनती हैं, मफाहमत ही वो करता चला आ रहा है। ये बार बार बैठते हैं, बात करते हैं। आप JCPOA को देख लें, आप उन पे लगी हुई सैंक्शंस को देख लें, आप उनके उनके ऊपर होने वाली असैसिनेशंस को देख लें, जनरल कासिम सुलेमानी से शुरू कर लें, और उनकी अपने जो है वो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन पे उनके अपने घर के अंदर जो है हमास का लीडर, उनकी जो है एम्बेसी। तो हर दफा आपको वो रिटेलिएशन का लेवल नहीं नजर आता। लेकिन अब इस वक्त वो इस तरह से कॉर्नर हैं कि वो रिटेलिएशन करें या ना करें, दोनों सूरत में बात एक ही है कि अमेरिका ने, या ब्रॉडर वेस्ट जिसको हम कहते हैं, उनका जो हल सोचा हुआ है वो हल उन्होंने करना ही करना है। तो वो क्यों ना अपने आप को फिर कंसोलिडेट भी कर ले, क्योंकि देखें, स्टेट ऑफ हुर्मुज तो कभी भी बंद हो सकती थी। एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रही थी कि जी 12 कोई 15 साल पहले IRGC ने, आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया था कि जी जी। बाकायदा बात हुई तो इनकी पॉलिटिकल फ्रैक्शन ने कहा कि जी नहीं, हमें वेस्ट के साथ इस तरह से दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। निगोसिएशन जब हो रही थी एनरिच यूरेनियम पे, बहुत ज्यादा इनके अपने अंदर से आवाजें थी, फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें वेस्ट के साथ चलना चाहिए, बगैर चले हमारा काम इस तरह से चल नहीं सकता। अब ये है कि अब ये कुछ भी कर लें तो इनका काम नहीं चल सकता। बशार अल असद को 20 साल लग गए, खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, अल्टीमेटली ओके। नमक की तरह उनको खत्म कर दिया। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि इनको अगर ये एक विंडो मिली है तो इसमें ये जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो कर लें। वरना अगर जो भी मुआहदा या जो भी हम उसे कह रहे हैं, मेरी नजर में वो स्ट्रेटेजिक पॉज है। 10 साल लगे, 15 साल लगे, इन्होंने मुड़ के वापिस आना ही है। या वो अभी करके उसका कुछ नतीजा निकाल के चले जाएं, या फिर उसको बाद में आके देख लें। अभी पेंटागन में बहस क्या होती होगी कि जी ईरान की रिटेलिएशन की कैपेसिटी को कैसे खत्म किया जाए। तो अगर रिटेलिएशन जो है वो दोबारा कर देता है ईरान, तो फिर भी आपकी जो शिकस्त है वो और विजिबल हो जाएगी। तो जी न्यूक्लियर ही है आपके पास, तो वो भी करने के लिए इनको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। इन्होंने जब लास्ट टाइम किया था तो उसके बकायदा रिपोर्ट्स इन्होंने छपवाई थी, उस वक्त की खबरों में मौजूद हैं कि हमने इंसानियत के लिए बेहतरी की है जापान पे ये करके, तो आने वाली नस्लें हमारी एहसानमंद रहेंगी। वो नैरेटिव की जंग ये कर लेंगे। मगर ईरान के पास कोई रास्ता नहीं। अगर उसको ये रास्ता सुझा दिया जाए कि जी आप ये बात इनकी मान लें, पिछली दफा की जंग में उन्होंने कहा जी कि हम सारे रीजनल कंट्रीज बीच में पड़े, उन्होंने कहा जी कि आप अपनी फ्योदोर्स और नतान्स जो हैं जितना एम्प्टी कर सकते हैं करें, उधर से एक एयरबेस खाली करते हैं, दोनों विन विन करके चले जाओ। हर दफा तो हम उनसे ये नहीं कह सकते ना कि आप ये खाली कर दें, आप 3-4 बम खा लें, और 2-3 हम आपको लोकेशंस बताते हैं, वहां पे आप फेंकें, और हम इसको जो है ना एक स्टेलमेट करके यहाँ से निकल जाते हैं। रियलिस्टिकली वहां पे ग्राउंड पे अभी भी यही बात होती है कि आखिर इस मसले से निकला कैसे जाए। तो कैसे निकले, आगे आपने किससे बात करनी है? वो जो मार्बल शॉट किस्म का बंदा है जिसका कोई पता नहीं चलता, उससे करनी है? डीप स्टेट से करनी है? डीप स्टेट से करनी है तो उनको तो फंक्शनल ईरान नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि मैं कुछ भी कर लूं तो आपने हतमी तौर पे मेरा खात्मा ही आपका एक अकलौता ऑब्जेक्टिव है, तो जितना देर मैं जिंदा हूं उतनी देर फिर मैं वो जितना हाथ पैर मार सकता है बंदा वो फिर मारता रहता है। वो इस वक्त हाथ पैर मार रहे हैं, उनको पता है उनके फ्रोजन एसेट्स उनको मिल नहीं सकते हैं, सैंक्शंस उन पे से नहीं खत्म हो सकती हैं, यूरोप ने नहीं करनी है, अमेरिका ने भी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन वो रीजन के अंदर अपनी कनेक्टिविटी को और बढ़ा लेंगे। उनको पता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है। गल्फ हमसे इंटिमिडेट ना हो, कोई आज हम उनके साथ टूटी टूटी तो नहीं होने लगे, हमारे उनके साथ कोई नए रिश्ते तो नहीं बनने लगे। और जहां तक आपका सवाल था कि यूरोप के साथ जो उनका
यूरोप के पास है ही कुछ नहीं। सादा सा जवाब ये है कि यूरोप के पास अगर कुछ होता तो वो यूक्रेन की वॉर में इस्तेमाल करके रशिया को जिस अंजाम तक पहुंचाना था पहुंचा लेते। उन्होंने अपना हर हरबा आजमा लिया है, वो उस जंग को बढ़ा रहे हैं, रशिया को इतना उकसा रहे हैं। ये एक अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग डिबेट चाहिए। तो उसके उनके पास ऐसा कुछ नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर लेते या ना भी करते तो दोनों सूरतों में फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस न्यूक्लियर जो कुछ हो सकता था वो किया जा चुका है। अब एक ही ऑप्शन है, या फिर ये है कि ट्रंप के लिए मुश्किल तो नहीं है सुबह उठ के ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर देना कि मैं जीत गया हूं, आगे किसी ने क्या उनको कह लेना है, तो या फिर ये कर लें ठीक है। अल्टीमेटली। एवियन साहब, आपको लगता है कि ये जो है किसी दिन ये भी कर जाएंगे ट्रंप, जो शायद डॉक्टर साहबा की बात उन तक पहुंचा दी जाए कि आप ट्रुथ सोशल पे जीत अनाउंस करें और खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि असल मामला तो उन मईशतों का है जो इससे बड़े बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो रही हैं। वो मईशतें कैसे सर्वाइव करेंगी? और ये जो अब मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बतौर सोल्जर आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मैं जो ये सवाल डॉक्टर साहबा के सामने रखा था, बतौर सोल्जर आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो क्यों फेस सेविंग दे? और अगर फेस सेविंग देता है, सिर्फ अपनी उसने इतनी जीत हासिल की है या सरवाइव किया है, उसकी बका ही उसकी जीत है, तो वो फिर सिर्फ लबनान के लिए छोड़ दे, और अगर उसके लिए भी छोड़ दे तो मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ईरान जो है चाहे उसके पास कोई चॉइस दूसरी नहीं है, चाहे उसको पता है कि जैसे कह लीजिए कि मेरा इख्तिताम जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद बका की जंग तो वो लड़ेगा ना हर हाल के अंदर। जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं डिटेल आंसर करूं, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूं कि नेटो को तो इररिलेवेंट खुद ट्रंप साहब ने कर दिया था, अबैंडन्ड है वो, और यूरोप के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, आपके क्वेश्चन को पूरे फुल पर्सपेक्टिव में उसका जवाब मुकम्मल करने के लिए, कि एक चीज के ऊपर यूरोप का भी कंसेंसस है, वो ये है कि एक न्यूक्लियर आर्म ईरान जो है वो यूरोप को भी कबूल नहीं है। तो इस बात की हद तक तो उनका कंसेंसस है, और वो यूरोप हो या अमेरिका या दूसरी ताकतें हों, वो ईरान को न्यूक्लियर नहीं देखना चाहती। तो उसके लिए वो बिल्कुल वो अपना वजन किसी के भी पलड़े में डाल देंगे, वो इजराइल की कोई एफर्ट हो या अमेरिका की कोई एफर्ट हो। जहां तक ईरान की बात है, देखें इस जंग में अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करते हुए मेरे ख्याल में जो वहां पे दो ग्रुप आप कह लीजिए, या दो तरह का जो वहां के पावर स्ट्रक्चर में लोग हैं, एक जो रिफॉर्मिस्ट हैं या जिनको आप कहें कि वो थोड़ा मॉडरेट हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो उनके फंडामेंटलिस्ट हैं, क्लर्जी है, उनको तो इस जंग में मेरा ख्याल है ज्यादा जो है ताकत मिली है, और वो री एनर्जाइज हुए हैं। तो इन हालात में डिसीजन मेकिंग में उन्हीं का कंट्रोल है, और वो कभी भी किसी तरह का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो जो है उनके लीडर ने एक एग्जाम्पल कायम कर दी ना, वो उन्होंने अपनी शहादत दे के उन्होंने वो एक बार हाई कर दी है ईरानियंस के लिए। तो अब ईरानियन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अपनी जंग लड़ेंगे, और हर आने वाला दिन मेरा ख्याल है उनको ये उनके इस नजरिए को और उसको और ज्यादा तकवीत देगा कि हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपने सर्वाइवल। तो साहब मसला ये है कि फिर अगर वेस्ट ये समझता है कि उन्होंने उनका मकसद, वाहिद मकसद जो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वो ईरान को ख़त्म करना है, तो आपको लगता है कि क्या ये वेस्ट अब इस पोजीशन में है इसके बाद से कि वो ईरान को ख़त्म कर सकते हैं? या आपको लगता है ये जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो रिफ़्रेश हो गए हैं और जिन्होंने जिनका मोराल बहुत हाई है, वो सर्वाइव करने की पोजीशन में रहेंगे? ये मैं वॉर टैक्टिक्स के पर्सपेक्टिव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं हमें कंक्लूजन भी तो ड्रॉ करना है कि ये सिचुएशन नाजरीन के लिए ये ईरान की फेवर में जाएगी या इन दी एंड वेस्ट विनर होगा। देखिए, अगर ये एक स्ट्रेटजिक पॉज है तो वो स्ट्रेटजिक पॉज का फायदा जो है वो ईरान को भी तो होगा ना, क्योंकि उनकी सारी रिजिलियंस जो है अस्करी एतबार से वो होम ग्रोन है।
वो अपने इंडिजिनस प्रोडक्शंस पे हैं, या उनको दरपर्दा अगर कोई टेक्नोलॉजी मिल रही है या किसी साइबर अभी रशिया ने डोमेन दी में है। या तो उनको जो सपोर्ट मिल रही है वो मिलती रहेगी, तो वो क्यों जंग हारे या क्यों हार की तरफ सोचे? वो ऑप्टिमिस्टिक है अपनी सर्वाइवल के लिए, और वो मेरा ख्याल है वो इन तमाम ऑड्स के अगेंस्ट अगर अभी तक सर्वाइव किए हैं तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक, मैं ये अब अगर आपने फारूकी साहब कोई चीज़ ऐड करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल उसके बारे में बात करना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ भी ज़रा एक महाज गर्म हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी। और मैं दो तीन सत्रें बड़ी तेजी से अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जो ईरान का मामला है, ईरान को ये बात तो समझ आ गई है कि जौहरी कुव्वत के हसूल के बगैर इन तमाम शरारतों का और इस तरह की चीजों का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। सो मेरा मानना यह है कि एग्रीमेंट जब कभी भी होगा, जो कोई भी होगा, जैसा भी वो लिख के देंगे, लेकिन ईरान अब जौहरी ताकत हासिल करने के ख्वाब से पीछे नहीं हटेगा। और बदकिस्मती से अमेरिका और इसराइल ने यह मौका फराहम किया, क्योंकि जिन साहब ने ये फतवा दिया था कि ऐसी हमें इंसानियत दुश्मन किस्म की चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपने उनको ही खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। तो आपने वो जो एक बहाना था वो भी खत्म कर दिया। तो अब उनको भी पता है कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई सलाहियत होती तो दुनिया इस तरह से हमारे ऊपर चढ़ के ये इसराइल और ना आते। और अभी भी मुझे लगता ये है कि ईरान को इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अमेरिका क्या करेगा, जब वो बिग ब्लॉक की बात करते हैं, लेकिन ये खत्म उसी वक्त होगा जब एक दफा अब आपको एक फाइनल राउंड खेलना पड़ेगा। चाहे आप ईरान के साथ, ईरान जो है वो इसराइल पे हमला करे या अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर करे, क्योंकि फिर लड़ाई के बाद आप दोबारा मेज पे बैठेंगे, आप तो सारे वो फिर रहे हैं चुप करके कि बस ठीक है, दोनों की वो बची हुई है, वो कहते हैं हमने बंद की हुई है, आप नए उर्मज वो कहते हैं हमने बंद की हुई है। अब अल्लाह जाने किसने बंद की है, लेकिन बंद हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फाइनल राउंड होगा, चाहे छोटा सा हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, उसके बाद चीजें यहाँ से आगे निकलेंगी। ये एक जमूत तारी है जिसको किसी स्ट्राइक से ही तोड़ा जा सकता है। अब मुझे बताइए, गिलगित बल्तिस्तान में जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई नबर्द आजमा है, क्या लग रहा है आपको, क्या इतलात आ रही हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब फिर वो मुझे क्यों निकाला की रट में हैं, और बिलावल साहब तो कहते हैं कि जी ये एक मेहमान आए हैं, इनका ध्यान करें, इनको नाराज ना करें। तो क्या चल रहा है वहाँ पे? पीटीआई जो है हस्बे आदत, हस्बे तौफीक फिर वो धांधली का शोर मचा रही है। एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब मसला ये है कि जो पुरानी दुल्हन इस वक्त की मौजूदा दुल्हन है, उसको शक पड़ गया है कि सौतन शायद जो है ना वो चेंज होने वाली है। अब हर आदमी वो इस कोशिश में है कि मेरा नंबर लग जाए। देखिए, बिलावल को भी बड़ा जोर से वजारत उज़्मा आया हुआ है, तो वो भी ख्वाहिश भी रखते हैं, और जरदारी साहब की भी ये ख्वाहिश है कि वो अगले इलेक्शन में इनको तो आगे लेके चले। लेकिन आमतौर पर हम यही देखते रहे हैं कि गिलगित में और कश्मीर में जो इलेक्शन होते रहे हैं वो वफाक अपनी ताकत से जीत लेता है। अब मसला ये है कि इस दफा की जो वफाक की हुकूमत में बैठी हुई पार्टियां हैं, वो पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है और मुस्लिम लीग नून भी है। तो ये एक, लेकिन इसका मरकजी शतरंज से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे वो थोड़ी बहुत ही ले दे करके एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, और इनकी ख्वाहिश और कोशिश ये होनी चाहिए कि पीटीआई को आगे आने का मौका ना मिले। लेकिन अगर बाज़ इतलात ऐसी हैं कि फारूकी साहब, मेरे पास बाज़ इतलात ऐसी भी हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी जॉइन हैंड्स कर लिया उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मामले के ऊपर, समवेयर इनसाइड। देखिए, वो लोकल सतह पे कर भी लेंगे और यहाँ पे भी बातें सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात, एक निशानी बता देता हूँ, अगर पीटीआई को वहां पे इलेक्शन में फिर चांस मिला तो इसका मतलब ये है कि फिर नवंबर तक जो है वो इधर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। जो बातें इधर ज़ेरे गर्दिश हैं उसमें भी कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज तक के लिए। अब जो मामला है, असल जो डिबेट थी वो ईरान से मुतल्लिक थी, लेकिन अब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान भी एक मेजर अहम इशू था पॉलिटिकल इंटरनल हमारा, उस पर भी बात करना ज़रूरी थी। आपने शहजाद फारूकी साहब की राय सुनी। अब तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, शहजाद फारूकी साहब थे, एजाज साहब थे, डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए आज इतना ही। कल फिर नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह के निगहबान।